ना हमरा बिहार में बहुत कुछ होता है। बिहार की राजधानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो कि अभी पूरे नेशनल न्यूज में ट्रेंड कर रहा है। आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में क्या हुआ था? 6 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद अचानक उस लड़की की मौत क्यों हो जाती है? आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था शंभू गर्ल्स हॉस्टल में? और तो और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ क्या होता था, पूरा का पूरा इस वीडियो में जानकारी देने वाले। मैं आपको बता दूं, जितनी भी जानकारी दी जाएगी पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी और जिस लड़की के साथ ये घटना घटा है उसके परिजन से बात करने के आधार पर ही दी जाएगी। मेरा किसी भी इरादा नहीं हुआ किसी को दोषी ठहराना या किसी पर आरोप लगाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लड़की का नाम गायत्री कुमारी जहानाबाद की रहने वाली थी। बिहार का एक जिला का नाम है जहानाबाद और बिहार की राजधानी है पटना। जहानाबाद छोड़कर अच्छी शिक्षा के लिए वो नीट की पढ़ाई करने के लिए पटना आई थी। जब वो पटना आई तो उसने गर्ल्स को हॉस्टल सिलेक्ट किया, पीजी जिसको बोलते हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल। वो हर दिन की तरह नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसके साथ जो घटना घटने वाली थी उसको भी नहीं पता था कि आखिर मेरे साथ क्या घटने वाली है। मैं हर बार एक हॉस्टल का नाम ले रहा हूँ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक कौन है? नाम में ही छुपा है शंभू अग्रवाल, जो कि इस हॉस्टल के मालिक हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके जो धर्म पत्नी है नीलम अग्रवाल, वो अभी संचालक है। शंभू अग्रवाल और नीलम अग्रवाल के 2 बेटे हैं। बेटा का नाम है श्रवण अग्रवाल और एक का नाम है अंशु अग्रवाल। लेकिन जो जिस हॉस्टल में बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन जो कि बिल्डिंग का मालिक है। और तो और इसके बारे में एक खुलासा ये भी हुआ है, जो कि जाने माने बिहार के सांसद पप्पू यादव ने डायरेक्ट उन्होंने कहा कि उसका जो संबंध है सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ है मनीष रंजन का। एक बात और बता दूं, जो मनीष रंजन है ना, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो सबसे आखिरी फ्लैट होता है, सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग का आखिरी फ्लैट होता है, उसी में अपने परिवार के साथ रहता था। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेकर 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा? खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना। वो चढ़ाया कि नहीं? लड़की गई कि नहीं? उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था। तारीख 5 जनवरी जहानाबाद से वो पटना पहुंचती है और तो और वो अपने पीजी जाती है, शंभू गर्ल्स पीजी। रात्रि 9 बजे गार्जियन से वो बात करती है सम्मान लैंग्वेज में। देखा जाए तो उस रात उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटी होगी जिस तरह से, क्योंकि रात्रि के 9 बज रहे थे। 9 बजे के बाद वो गार्जियन से बात करना, फिर देखा जाए तो वो आखिरी बात थी परिजन से। अब तारीख आती है 6 जनवरी। 6 जनवरी के शाम को जो गायत्री कुमारी के गार्जियन होते हैं उनके पास एक कॉल जाता है। कॉल कोई मालिक का नहीं, मतलब देखा जाए तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का कोई केयर टेकर का नहीं, किसी वार्डन का नहीं, बल्कि किसी एक अनजान व्यक्ति का कॉल जाता है कि आपकी बेटी डॉक्टर शाहजहां हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद जो उनके गार्जियन के जो चीन पहचान के लोग पटना में रहते हैं उनको एक परिवार को भेजते हैं उस हॉस्पिटल में देखने के लिए। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो लड़की होती है बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती होती है। सवाल आता है कि डॉक्टर शाहजहां हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया गया? इसके पीछे रीजन था कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है ना और शाहजहां हॉस्पिटल की दूरी बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बाद जो बच्ची की जो हालत थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। तो शाहजहां हॉस्पिटल ने उसको रेफर करते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल भेजने का रेफर किया, लेकिन वहीं पर एक ट्विस्ट आता है। जो वहां की जो केयर टेकर थी, जो नीतू कुमारी, सेंट्रल हॉस्पिटल न ले जाकर उसे कहीं और ले जाती है। जो हॉस्पिटल का नाम होता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। जो बच्ची होती है ना, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में रात्रि 8 बजे के वो उसको एडमिट किया जाता है। और तो और जो 6 जनवरी को सुबह में जो चित्रगुप्त थाना होता है ना, उसको एक खबर जाती है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की बेहोशी की हालत में पाई गई थी।
तो उनको खबर हो जाता है कि जो लड़की है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो एक एसआई होती है जिनका नाम शायद रोशनी कुमारी था, वो उस हॉस्पिटल में जाती है और जो परिजन ने जिस व्यक्ति को भेजा था उसको बताया था अगर आपको किसी प्रकार का कोई शक हो तो ये नंबर लीजिए, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। तो तारीख आती है 7 जनवरी। 7 जनवरी को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में वो बच्ची दिन भर एडमिट रहती है। बच्ची के साथ क्या हुआ किसी प्रकार का कोई पता नहीं, बेहोश रहती है बच्ची। उसी बीच जो रिश्तेदार होते हैं वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहाँ पर जो बच्ची रहती थी उस रूम में जाते हैं। उस रूम को देखकर जो देखा जाए तो पूरी तरह से रूम को साफ सफाई कर दिया जाता है, जो सामान होता है वो बिखरा पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो वहाँ के जो बच्चे लोग थे ना, जिनसे जो गार्जियन थे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी बीच एक लड़की थी, उस लड़की ने उसको कॉल किया, जो रिश्तेदार थे उसको, और उन्हें बताया कि रात्रि 10 बजे को यानी 7 तारीख को रात्रि 10 बजे को वार्डन से हमें बातचीत हुआ था कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। आखिर किस लिए चेक किया गया था किसी को कोई मालूम नहीं है। अब तारीख आती है 8 जनवरी। उस दिन भी लड़की बेहोशी की हालत में थी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। लेकिन उसी बीच वहां के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अभिषेक कुमार। उन्होंने जो लड़की के परिजन को बताया कि लड़की के पास फिजिकल हुए हैं और तो और चोटों के निशान है, ब्लीडिंग तक हुए हैं। लेकिन 8 जनवरी के शाम को 6 बजे बच्ची को होश आया था कुछ समय के लिए। वहां पर बगल में माँ थी, बच्चे भी बगल में थे। माँ और बच्ची हाथ पकड़ कर, जो बच्ची होती है माँ के गले लगाकर रोकर कहती है कि माँ मेरे साथ गलत हुआ है। उसी दिन यानी 8 जनवरी को कुछ रिश्तेदार लड़की के पीजी जाते हैं यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल जाते हैं, और जो रिश्तेदार थे उनकी मुलाकात होती है केयर टेकर चंचल से। उनको कुछ सामान लेना था गर्ल्स के हॉस्टल से, यानी जो बच्ची के रूम से कुछ सामान लेना था। जब वो सामान ले रही थी उसी बीच जो उसके फर्श होता है पूरी की पूरी तरह से क्लीन किया गया था, और कुछ पैसे भी रखे थे, लगभग 11,000 रुपया रखे थे, जो कि वैसा का वैसा ही था। और पूरे के पूरे रूम को पूरी के पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया था, साफ सफाई कर दिया गया था। देखा जाए तो पूरी के पूरी तरह से सबूत को मिटाया जा रहा था वहां पर। तारीख आ जाती है 9 जनवरी। 6 जनवरी को परिजन को एक नंबर दिया गया था एक महिला एसआई के द्वारा, जिसका नाम था रोशनी कुमारी। और तो जो नंबर दिया गया था रोशनी कुमारी जी का, वो नंबर था कदम कुआं थाना का। लेकिन वहां के जो थानेदार थे वो केस लेने से मना किए। इसके पीछे रीजन था शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो थाना वो पड़ता था चित्रगुप्त थाना के अंतर्गत। वहां से एक एसआई को भेजी जाती है रोशनी कुमारी को। रोशनी कुमारी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचती है, परिजन से बयान लेती है, लड़की की फोटो खींचती है। लड़की बयान देने लायक नहीं थी क्योंकि लड़की बेहोश थी उस समय भी। उसी रात यानी 9 जनवरी की शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एक लेडी आती है। लेडीज का नाम था नीलम अग्रवाल, जो कि शंभू अग्रवाल की पत्नी थी। वही नीलम अग्रवाल जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मालकिन बताती है। परिजन से मुलाकात करती है, जो कि गायत्री जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी पूरी तरह से बेहोशी की हालत में उस समय भी, क्योंकि बेहोश थी। परिजन से मुलाकात करती है। मुलाकात के दौरान नॉर्मली बातें होती है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया था कि गायत्री कुमारी के साथ फिजिकल हुए उसी हॉस्टल में। जो नीलम अग्रवाल होती है, जो परिजन्स होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है। ऑफर साफ साफ दिया गया जाता है कि आप प्लीज केस मत कीजिए, कुछ रफा दफा कर लीजिए, यानी पैसे देकर या किसी भी कारण से आप रफा दफा कर लीजिए। गर्ल्स हॉस्टल है, हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। लेकिन टूटू में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो परिजन को चित्रगुप्त थाना एसआई रोशनी कुमारी को कॉल करना पड़ता है। रोशनी कुमारी वहां पर पहुंचती है, नीलम अग्रवाल के साथ बातचीत होता है। साफ साफ बातचीत में रोशनी कुमारी और नीलम अग्रवाल के बीच जो बातचीत हुआ था, वो ऑफर जो ऑफर गार्जियन को दिए गए थे वही ऑफर इनको दिया गया था कि केस को दबाया जाए, हॉस्टल है बदनाम हो जाएगा। लेकिन जो महिला एसआई थी उसके साथ एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल का नाम नहीं यहाँ पर बताया गया, लेकिन वो लेडीज कांस्टेबल थी। नीलम अग्रवाल को वहीं पर ही थप्पड़ को जड़ देती है। उसके बाद जो चित्रगुप्त थाना की एसआई होती है रोशनी कुमारी, उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको थाना ले जाया जाता है, चित्रगुप्त थाना। उसके बाद वहां पर परिजन को कुछ देर बाद खबर आती है कि उसको छोड़ दिया गया है। अब तारीख आती है 10 जनवरी। 10 जनवरी को जो गार्जियन से ठान लिए थे कि बच्ची को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया जाए। डिस्चार्ज कराने के लिए वो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के, एक डॉक्टर सतीश कुमार थे, उनके साथ टू मैं हो जाती है परिजन को। डॉक्टर जो सतीश कुमार थे साफ साफ मना करते कि अभी इस बच्ची को न ले जाया जाए, लेकिन परिजन ठान चुके थे कि बच्ची को यहाँ से ले जाना है। लगभग 2 से 3 बजे शाम को
बच्ची को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां के डॉक्टर्स ने डायरेक्ट बताया कि बच्ची की जो बचने की संभावना है मात्र 1% है। अब तारीख आती है 11 जनवरी। 11 जनवरी को मेदांता हॉस्पिटल में जो होता है 12:34 में बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाता है। जब बच्ची को मृत घोषित किया गया उसके बाद तारीख 12 जनवरी को पीएमसीएच में डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है बच्ची का पोस्टमार्टम करने के लिए। जब बच्ची का शाम तक पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने का प्लान पूरी तरह से सारे जो परिजन थे वो कर चुके थे। गुलामी घाट की ओर उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन पटना के पीएमसीएच के कुछ एक मेंबर ने एक ऐसी बात परिजन को बताया जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक था। बताया गया कि जो परिजन जो बच्ची के साथ यानी जिस लड़की का मैं नाम ले रहा हूं गायत्री कुमारी के साथ, अब इसी बीच सारे परिजन जो होता है गुलामी घाट जो कि अंतिम संस्कार का जो जगह होता है उससे उस बच्ची को वापस ले जाकर कारगिल चौक के पास आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। बच्ची का पार्थिव शरीर और कारगिल चौक पर लोग धरने पर बैठ गए। उसी बीच पटना के एएसपी के पास ये खबर जाती है, मौके पर पहुंचती है और परिजन से बातचीत करते हैं। अभिनव कुमार जो कि पटना के एएसपी हैं, परिजन से बात करते समय उन्होंने बताया कि आपको बहलाया फुसलाया गया, बच्ची के साथ कोई रेप नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब वो बोल रहे थे कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है तो आप मौके पर ही लाठी चार्ज करने का आदेश क्यों दिया गया था? उनके द्वारा वहां पर लाठी चार्ज कराए गए, लोगों को मारे गए और तो और जो बच्ची का पार्थिव शरीर होता है वो एम्बुलेंस में रखकर का जो गुलामी घाट होता है वहां पर ले जाया जाता है और बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब तारीख आती है 15 जनवरी। चित्रगुप्त थाना से एक कॉल जाता है परिजन के पास, उनको बुलाया जाता है। बुलाने के पीछे रीजन था पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देने के लिए। रिपोर्ट को आगे बताने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में जो साफ साफ क्या क्या बातें लिखी गई है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा दर्दनाक है बट आपको सुनना होगा क्योंकि मैं मदद ले रहा हूं मोबाइल का। तो मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखे गए रेप के दौरान छात्र से काफी जोर जबरदस्ती की गई है। 2 घंटे का छात्र के साथ दरिंदगी की गई थी। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव भी मिले हैं। छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर कई खरोच के निशान भी है। पीठ के हिस्से पर नीले निशान कठोर सतह से रगड़े गए थे। प्राइवेट पार्ट में ताजे चोट, काफी ब्लीडिंग हुई थी। फोर्सफुल चोट मिलने के निशान थे। छात्र बेहोश नहीं थे, खुद को बचाने की कोशिश की थी। रेप कांड में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। ये साफ साफ पटना मेडिकल जो पीएमसीएच के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट ने साफ साफ ये बताया गया है। अब इस पोस्टमार्टम के जब गार्जियन चित्रगुप्त थाना पहुंचते हैं लेने के लिए तो वहां की जो एसआई होती है रोशनी कुमारी, वो एक परिजन के जो मतलब एक होता है ऊपर बुलाया जाता है, उस परिजन को धमकाया जाता है। धमकाए में साफ साफ कहा जाता है 10 साल बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस में 5 जिन पर सवाल पूरे के पूरे तरह से उठ रहे हैं। पहला जो नाम आता है वो रोशनी कुमारी, चित्रगुप्त थाना प्रभारी। 9 जनवरी को नीलम अग्रवाल को जब अरेस्ट किया गया तो उसी रात उसको छोड़ा क्यों गया। दूसरा सवाल जो उठता है अभिनव कुमार जो कि एएसपी है थाना प्रभारी, रिपोर्ट को आधार मानता है, ना तो खुद वो हॉस्टल गए ना तो वो खुद हॉस्पिटल गए। तीसरा परिचय जो होता है एएसपी है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीधे उसने सुसाइड बता दिया, जबकि पोस्टमार्टम की इंतजार भी नहीं किया कि क्या रिपोर्ट आता है, डायरेक्ट सुसाइड बता दिया गया था। कार्तिकेश शर्मा जो कि एएसपी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय जल्दबाजी, थाना प्रभारी और एएसपी की बात को सही मानकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेप कर दिया। कहने का मतलब था गायत्री कुमारी के साथ रेप थे। 5वां जो सवाल आता है डॉक्टर सतीश, जिन्होंने महिला डॉक्टर के आधार पर रिपोर्ट बताई। 4 दिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में वो लड़की भर्ती रही, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया कि उस लड़की के साथ रेप थे। कुछ ऐसे सवाल जो कि डायरेक्ट शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर भी उठ सकते हैं। पहला सवाल यह आता है कि जो कि वहां की दोनों केयर टेकर नीतू और चंचल वो दोनों कहाँ हैं। दूसरा सवाल ये आता है नीलम अग्रवाल के दोनों बेटे श्रवण अग्रवाल और अंशु अग्रवाल वो दोनों कहाँ हैं। और तो वहां जिस हॉस्टल में रहती थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया। चौथा सवाल यह आता है जिस हॉस्पिटल में सबसे पहले लड़की को भर्ती किया गया था वहां का सीसीटीवी फुटेज ने क्यों नहीं दिखाया गया। और आखिरी सवाल यह आता है मनीष रंजन जो कि वहां का बिल्डिंग का मालिक था,
जब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लड़की भर्ती थी तब तक वहां के परिजन के आगे पीछे जो उसका गार्ड होता है मनीष रंजन का, वो आगे पीछे दौड़ रहा था। इसके पीछे क्या रीजन है? इस व्यक्ति का मैंने नाम लिया था मनीष रंजन। इसके खिलाफ मेरे को कुछ ऐसे भी बातें पता चली है किसी न्यूज के माध्यम से कि ये 2019 में यानी कोरोना काल में ये कोविड-19 के दौरान 15,000 की सैलरी पर ये सफाई का काम करता था, लेकिन 2025-26 में ये करोड़ों का मालिक बन चुका है। और तो और ये हाल फिलहाल एक चुनाव लड़ने का भी प्लान बैठा रहा था। वो सब छोड़े, बात तो छोड़ा जाए, देखा जाए कि 5 साल हो चुके हैं, डेवलपमेंट हुए, देश का जब जीडीपी बढ़ सकता है तो इन क्रिमिनलों का जीडीपी तो बढ़ना आम सी बात है। ये सारी घटना घटने के बाद एसआई टीम का गठित कर दिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद ऐलान किया है कि इस घटना में कोई भी शामिल हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और तो और आईजी और डीआईजी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो एडिट होते दौरान 2 बात काफी ज्यादा पता चली है। जिस दौरान लड़की सबसे पहले बेहोशी की अवस्था में पाई गई थी जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तो सबसे पहले उसको जो एडमिट किया गया था शहजाद सर्जरी। मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सजानंद प्रसाद सिंह इनका पूरा नाम है और पटना के सबसे ज्यादा जाने माने सर्जन में से एक है। और पर्सनली अगर इनकी बात किया जाए तो इसका जो हॉस्पिटल का एड्रेस है ना, वो नियरेस्ट राजेंद्र नगर जो है ना रेलवे स्टेशन, उसका जस्ट सामने पड़ता है। ये चित्रगुप्त थाना के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले जहां लड़की को एडमिट किया गया था इसी हॉस्पिटल में, वहां का सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिले हैं। दूसरी बात यह पता चली है कि जो वहां के रहने वाले शंभू गर्ल्स हॉस्टल के रहने वाले जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कियों ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया। आरोप नंबर 1 है, मतलब वहीं के कुछ आसपास की लड़कियां थे, लेकिन वो पहले मुकर गई। फिर बोलती थी कि जो गायत्री कुमारी जिसके साथ जो ये घटना घटी उसके दोस्त, फिर बातों से मुकर कर बोलती है कि मैं मतलब इंसानियत के नाते यहाँ पर आया। न्यूज में वो बोलती है, बिहार तक के न्यूज में साफ साफ कि जो वहाँ के जो मालिक के बेटा है श्रवण अग्रवाल और एक और है अंशु अग्रवाल, ये दोनों ने उनको साथ मतलब आरोप लगाया गया। ये कंफर्म नहीं पता चला है, पूरी बात आप सुन सकते हैं। बिहार के डीजीपी होते हैं खुद इस केस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट कब आता है, उस बेटी को कब इंसाफ मिलता है। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया हॉस्पिटल से। उनको होश आया, ना पुलिस वहां पे था ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और हाँ बिल्कुल वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बॉडी चला गया है और बॉडी और जो एसपी वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गए, वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको तो ये समझ आ जाएगा था कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है, आज मतलब हमारे साथ कभी कुछ भी हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा। एसपी साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही जब कहिए जान खा लिया। हम लोग उनकी दोस्त हैं। ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग जानते हैं। हम लोग एज ह्यूमैनिटी आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है। एक बात मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ उस हॉस्पिटल के बारे में जहाँ पर सबसे पहले लड़की को एडमिट किया गया था, शहजाद सर्जरी, उसके बारे में एक मैं पर्सनली जानता हूँ। इसके पीछे रीजन है कि वहीं पर मेरा पैर का ऑपरेशन किया गया था। मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा, आपके बगल में कुछ डेटा मैं बता दूंगा। मैं इस हॉस्पिटल में 12 तारीख 8वां महीना 2022 को मैं सबसे पहली बार गया था। मेरे पैर में एक बीमारी थी, इसको कहते हैं माइटोसिस्टोकोसिस, लेकिन रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था, लेकिन डॉक्टर भी कंफ्यूज थे, जो कि डॉक्टर शाहजानंद थे वो भी कंफ्यूज थे। लगभग मुझे 2 महीना यानी 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना और 11वां महीना तक मेरे को मेडिसिन खाने को कहा जाता है। तो मैंने मेडिसिन खाया, काफी महंगे थे, पर डे एक इंजेक्शन भी पड़ता था, लेकिन उस समय मेरी हालत थोड़ा कमजोर हो गई थी। लेकिन ये पर्सनली मेरे साथ ये घटी है, तब मैं बोल रहा हूँ। और तो और उसके बाद एक तारीख आता है, तारीख जो अगर मैं बोलूं तो आप विश्वास नहीं करोगे। ये तारीख जो आता है ना, क्योंकि मेरे पास ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट पूरा का पूरा मैं पीडीएफ बनाकर बता दूंगा, दिखा दूंगा और स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। ये जो तारीख आता है, मेरे को एक तारीख 11 तारीख को मैं उनके पास फिर मतलब लास्ट महीने में जाता हूँ, 10वां महीने में 11 तारीख को 10वां महीना 2022 को मैं उस हॉस्पिटल में जाता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब मेरे को एक डेट सजेस्ट करते हैं, 15 तारीख को तुम्हारे पैर का ऑपरेशन होगा। पैर में क्या है वो मैं देखूंगा। तो ऑपरेशन मतलब देखा जाए तो नॉर्मली हुआ था,
लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेरे पैर में जो चीज था उसको मतलब निकाला ही नहीं गया। मतलब मेरे पैर में जो थे माइटोसिस्टोकोसिस उसको निकाला नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर भी कंफ्यूज थे कि आखिर इसके पैर में क्या हुआ है। फिर क्या आता है, फिर से मेडिसिन खाए पड़ते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल तक मेडिसिन खाते हैं, पैर की हालत वैसे ही है और आज भी वो पैर की हालत वैसे ही है। ये मैंने पर्सनली उस हॉस्पिटल से झेला, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। भाई जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की जरूरत है, तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है। उसका स्वागत करते हैं और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से 2 विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा परिवार का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए, या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। हम अपना बच्ची के पास देहरादून गए, बच्ची के साथ मैं देहरादून गया हुआ था, मैं नहीं था यहाँ। हम कुछ नहीं है, प्रशासन अपना काम करेगी, अपना प्रशासन जानेगी। हमने लिख के दिया है। नहीं कुछ नहीं, लिफ्ट में रखिए, हमें कुछ पता नहीं है मैडम, वो लोग जाने, हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप ही ओनर हैं, आप ही रन करते हैं। हम नहीं है ना, हम कुछ नहीं है, हम ओनर थोड़े। आप अभी ओनर हैं, आपके कैमरे पे अरे हम बिल्डिंग का ओनर है, बिल्डिंग के ओनर हैं। हम रेंट पे दिए हुए किराए पे। अब कहाँ चले गए, हम कहाँ जाए पीछे पीछे खोजने, हम कहाँ जाए किसी को खोजने। हम अपना ऑफिस नहीं, सब बच्ची चली गई, सबके गार्जियन आया लेके चले गए, कोई नहीं है, इसलिए हमारा गार्ड है, हम अपना आते हैं, खोलते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं। तो परिवार जो आरोप लगा रहा है कि हमको दूसरे से क्या मतलब है, आप थाना से पूछिए। पूरा खाली है ना मैडम, हम अभी अपना ऑफिस से आए, गाड़ी लगाए, हम अपना बच्चा को कोचिंग से लेके आए, बात खत्म है। अगला क्या है नहीं है वो प्रशासन हम उतना हेडेक कर लें, तो आप किस पर कोई सफाई नहीं, हम अपना बच्चा को लेकर जाते हैं। क्या सही मानते हैं करते हैं? नहीं हम नहीं करते हैं, मेरा नाम है कहीं कोई जानता है मोहल्ला, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष हुआ, मेरा गैस का काम है, हम अपना काम करते हैं। तो आपने कहा कि आपने इस पर रेंट लगाया है, सब जानता है मोहल्ला की रेंट लगाए हुए हैं, रेंट लगाया, लेकिन आपको कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, हम यहाँ थे ही नहीं, हम यहाँ नहीं थे ना। कोई मिलेगा तब ना, आप मिलेगा तब ना आपसे बात करें, कोई आदमी नहीं नजर आ रहा है, रेंट पे दिया है, इतनी बड़ी घटना हो गई तो कोई मिलेगा तब ना, कोई मेरे को सामने फेस करेगा तब ना, पूछिएगा नहीं जो भाग गया जिसका तो आएगा तब ना। नहीं इतना हमारा सब तो समय नहीं, लड़कियां कहाँ हैं? और उसके अपने अपने माँ बाप लेके गए, सुरक्षित है? अभी आप जानिए, ये तो आप ये आप लोग जानिएगा। मेरी कुछ नहीं है, मेरी कुछ जी मैं बता रही हूँ, कैसे वो चलवा प्रशासन हम क्यों चलवाएंगे, हम रेंट पे दिए हुए हैं। हाँ हम रेंट पे देंगे, आपको चाहिए, आपको दे रहे हैं, तो आप किसी को भी हाँ किसी को भी देंगे, घटना होती है तो उसके बाद उसके बाद जवाबदेही प्रशासन जाने, आप जानिए, आप लोग। ये जितने भी मैंने बातें कही सब की सब बातें न्यूज और तो और कुछ फैक्ट, और तो और मैं बता दूं कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने परिजन के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे बात करने पर भी पता चला, तभी मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। मेरा ये मकसद नहीं कि किसी को चोट पहुंचाया जाए, मैंने ये नहीं बताया कि वो बंदा दोषी है, बट मेरे को कुछ सवाल थे जो कि मैंने पूछा साफ साफ। मेरे को बस ये कहना है कि बस गायत्री कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर जस्टिस फॉर गायत्री टाइप जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।